दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। न्यूमेरिकल्स की स्पेशल क्लासेज आज तक आपको प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों। आज भी उस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। अब हम यूपी आरविनल TG2 और यूपी PCL TG2 वर्ष 2021 में जो एग्ज़ाम पेपर्स हुए थे उनमें पूछे गए न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ ले रहे हैं। उन पेपरों में जितने भी न्यूमेरिकल आए उन सबको अपन सॉल्व करेंगे। लगभग 51 क्लासेज में दे चुका हूँ। काफ़ी अच्छे पॉइंट उनमें भी है। प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी को न्यूमेरिकल्स को अगर आप देखते हैं तो शायद बहुत कुछ सीखेंगे। और अब स्पेशली यूपी PCL यूपी आरविनल के है तो उन क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट है तो ये वीडियो हमारे लगातार देखते रहें। उन पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सब आपको यहाँ सॉल्यूशन सहित देखने को मिल जाएंगे। आइए आज की हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हम यूपी आरविनल TG2 आज हल कराने जा रहे हैं। सबसे पहले यूपी आरविनल TG2 का लिया है हमने। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें है। एक एक करके मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं आपके सामने और फिर हम विस्तार से इनको सॉल्यूशन करेंगे। पसंद आता है वीडियो, एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आता है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी क्लास। और हो सके तो दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपने साथ जुड़ सकें। तो आइए मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, बोर्ड पर आपके सामने है। और देखो सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है। पहले पढ़कर थोड़ा बता देता हूँ ताकि समझने में आसान रहे, फिर एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीन तार के एक टुकड़े का प्रतिरोध 1.5 ओम है। शीशे का विशिष्ट प्रतिरोध, लेड होता है ना, लेड का विशिष्ट प्रतिरोध मैग्नीन के विशिष्ट प्रतिरोध से 20 गुना अधिक है या उसका 20 गुना है तो उसके 1/3 लंबाई, हिंदी में लिखा हुआ है 1/3 लंबाई और 1/3 व्यास वाले शीशे तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए कितना है। यानी यहाँ पर आपको एक वैल्यू दी है, 3 हिंट दी है और उन हिंट से आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। मुझे लगता है अच्छे से आप इसका आंसर कर पाएंगे। फिर भी एक तरीका बता दूं, जब भी एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा लैंग्वेज दे रखी हो तो लाइन टू लाइन चला करो, उत्तर आ जाएगा। कैसे देखो मैं बताऊं। सबसे पहला पॉइंट लेंगे हम कि मैग्नीन तार का प्रतिरोध 1.5 ओम है और शीशे का विशिष्ट प्रतिरोध 20 गुना अधिक है। हम सब जानते हैं कि जिसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है। बोलें तो रेजिस्टेंस को हम विशिष्ट प्रतिरोध के समानुपाती मानते हैं। यानी इस पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे शीशे तार का प्रतिरोध 20 गुना अधिक होगा। 1.5 ओम था, 20 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 ओम हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन इतना ही होता, बस यहीं तक ख़त्म कर देता कि मैग्नीन तार का विशिष्ट प्रतिरोध 20 गुना अधिक है तो बताइए उस मैग्नीन वाले टुकड़े का प्रतिरोध कितना है, तो फिर आपका उत्तर हो जाता 30 ओम। क्वेश्चन को यहीं ख़त्म करने की ज़रूरत थी। अब चलो दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, उसकी 1/3 लंबाई। देखो हम सब जानते हैं रेजिस्टेंस जो है वो लंबाई के भी समानुपाती है। यानी इस अकॉर्डिंग शीशे तार का प्रतिरोध जो है वो अब 1/3 हो जाएगा। 1/3 बोलें तो पहले रेजिस्टेंस हमारा 30 ओम हो गया था, इसका 1/3 बोलें तो अब ये हो गया 10 ओम। यानी इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अपना आंसर जो है वो 10 ओम हो गया। यानी अगर 2 पॉइंट ही देता कि विशिष्ट प्रतिरोध 20 गुना और लंबाई 1/3 है तो बताइए उसका रेजिस्टेंस कितना है। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो अपना आंसर बनता वो कितना बनता, 10 ओम। अब तीसरे ऑप्शन की तरफ आइए, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि व्यास 1/3 है, लेकिन आप सब ने तो क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में पढ़ रखा होगा ना, क्षेत्रफल के बारे में।
रेजिस्टेंस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन आपको आज है ना एक हिंट और देता हूँ मैं। जब डायरेक्ट आपको व्यास या त्रिज्या यानी रेडियस या डायमीटर दे रखा हो तो सिंपल फंडा याद रखो, रेजिस्टेंस व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखना है तो यहाँ देखो व्यास को 1/3 कर रहा है, रेजिस्टेंस के लिए आपको 1/3 की स्क्वायर करो पहले तो 1/9 हो रहा है, रेजिस्टेंस को आपको इसका उल्टा बदलना है। क्या करना है, रेजिस्टेंस को आपको इसका उल्टा बदलना है, रेजिस्टेंस नहीं डायामीटर हो रहा है, देखो डायामीटर को 1/3 कर दिया तो व्यास के अनुसार बदलेंगे तो 1/9 हो गया। अब रेजिस्टेंस को अगर देखेंगे तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, 9 गुना ज़्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ आपको नए मेथड के अनुसार 9 से मल्टीप्लाई करना है, उत्तर आएगा 90 ओम। ये है आपका फाइनल आंसर। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई क्या? इस पॉइंट को याद रख लो है ना, व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बदलना है। व्यास 1/3 हुआ, हल करेंगे तो इसकी स्क्वायर करो 1/9, यानी रेजिस्टेंस 9 गुना अधिक होगा। ये 1/9 हुआ है तो उसको 1/9 करना है आपको, ठीक है। सिंपल फंडामेंटल बदलेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई होकर नया प्रतिरोध 90, यानी फाइनल जो ये आंसर आपका है वो कितना है, 90 ओम का है। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन समझ में आया क्या? सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलो देखो अगला सवाल देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया, ये सारे डेटा स्पष्ट दिए हुए थे, 0.01 mm² है क्रॉस सेक्शन एरिया, विशिष्ट प्रतिरोध 60 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है और लंबाई 100 मीटर है। तो रेजिस्टेंस की गणना करें, प्रतिरोध पूछा है अपन से, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कि यूनिट जो है ना वो सेम नहीं है, आपको क्या इकाइयाँ सेम करनी है। आप चाहे तो कोई भी एक इकाई सेम कर सकते हैं। देखो ये mm में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है। अब आपको तीनों यूनिट सेम करनी है, चाहे आप इनको mm में कर लीजिए या cm में कर लीजिए या मीटर में कर लीजिए। मैं आपको mm में कन्वर्ट करके दे देता हूँ। देखो हम सब जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, यानी ये हमारा 60 की जगह 600 माइक्रो ओम mm हो जाएगा उत्तर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो लंबाई को 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 10,000 सेंटीमीटर रख सकते हो। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं तो ये इसके 0 एक और लग जाएगी, ये हो गया mm। अब रख दीजिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, याद है ना सबको, रो है इंटू L/A, फॉर्मूला से याद ही है। देखो रोहे का मान हमने कितना बना लिया था, 600, माइक्रो हटाएंगे तो 10 की पावर -6 होगा। लंबाई देखो यहाँ पर अपन ने लिखी है, जिसमें अपन ने कितने जीरो लगाए हैं, 5 जीरो। 2 लगे हुए थे, 2 सेंटीमीटर के कारण लग गए, 1 मिलीमीटर के कारण लग गया। भाग देंगे एरिया का, जो कि स्पष्ट हमें 0.01 दिया हुआ है। अगर यहाँ से आप पॉइंट हटाते हैं तो 2 जीरो और लग जाएगी, और इस 0.1 से भाग देने का कोई मतलब है नहीं। ऊपर वाली संख्याओं को हल कर लो। 10 की पावर -6 है तो देखो यहाँ से 2 3 5 और 2 7, यानी 6 जीरो यहाँ से कट जाएगी। 10 × 600 करो, उत्तर आएगा 6000 ओम। बताओ बात समझ में आई क्या? यही उत्तर है, ये ऑप्शन में दिया हुआ भी है, स्पष्ट दिया हुआ है। यूनिट सेम करनी है। मैं चाहूँगा अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो एक बार इस mm को सेंटीमीटर में, इस मीटर को सेंटीमीटर में रख करके भी कन्वर्ट करके ट्राई करें, आपका उत्तर सही आ रहेगा। हर एक एंगल से आपका उत्तर सही आना चाहिए। 3 बार आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, सबको मीटर में करके, सेंटीमीटर में करके, और जैसा हमने mm में करके किया है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, है ना। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखो, डायग्राम दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। वैसे तो इंजीनियरिंग की बुक में से या सिलेबस में से कहीं तो उठाया हुआ है।
एज इट इज़ आपको डायग्राम मिल जाएगा। अगर आप इस तरह के एग्जाम्पल और करना चाहें तो बड़ी बुक आती है इंजीनियरिंग की, आप पढ़ेंगे तो सवाल। क्वेश्चन कह रहा है सी और ई के बीच वोल्टेज बताइए। इसको है ना एक रेफरेंस बिंदु वाला, शायद मैंने करवाया हुआ टॉपिक, आप यूट्यूब पे सर्च करना है ना, रेफरेंस पोटेंशियल वी कैन नॉलेज, आई थिंक वो वीडियो आपको मिल जाएगा। सापेक्ष विभव ज्ञात करने का एक पॉइंट होता है कि इस बिंदु के सापेक्ष यहाँ कितना मान है, इस पॉइंट के रिलेशन में उस पॉइंट पर वोल्टेज कितनी है। हमें यहाँ से देखो सी और ई के बीच में पूछ रहा है, इसका मतलब अपने इसको अगर ध्यान से देखें तो 1, 2 और 3, सी और ई के बीच में 3 पॉइंट आ रहे हैं जहाँ 2 रेजिस्टेंस है और एक ईएमएफ सोर्स है या सर्किट है। इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो 2-3 चीज़ें आएगी। एक देखो ये बंद लूप बन रहा है आपका, और एक ये बंद लूप बन रहा है। दोनों में अगर आप करंट की डायरेक्शन देखें तो यूं होगी, धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर ही मानेंगे ना। यहाँ अगर आप देखते हैं तो भी यही रहेगा, प्लस से माइनस की ओर, यानी करंट दोनों में सेम है। इस पॉइंट को अगर आप वहाँ तक छोड़ देते हैं तो ये तीनों रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में है, यानी इस 20 वोल्ट वाले सोर्स पर टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 6, 5, 11 और 9, 20 ओम। यहाँ आपका वोल्टेज भी कितना है, 20 वोल्ट। इसका मतलब कि इस पहले लूप की अगर हम धारा की गणना करें तो करंट 1 एम्पियर आ रहा है ना, बात समझ में आ गई। इस इतने से लूप में करंट का मान कितना है, 1 एम्पियर। इसी तरह से इस लूप पर आ जाइए, यहाँ इसको छोड़ दीजिए, यहाँ देखो 8, 5, 13 और 7, 20, यानी इस लूप का भी टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 20 ओम। वोल्टेज कितनी दी हुई है, 40 वोल्ट। ये देखो ये रही है ना, इस लूप के लिए तो यही है। उस लूप की धारा निकालो कितनी आएगी, V/R, 2 एम्पियर करंट आई। इन दोनों आंकड़ों को नोट करके रखने की आपको ज़रूरत है। बताओ पहले तो इतनी दूर बात समझ में आ गई क्या? ठीक बात है। पहले इस लूप को सॉल्व कर लिया, अब इस लूप को सॉल्व कर लिया, बात ख़त्म हो गई। ठीक है, चलो फिर पॉइंट से चलना शुरू करो। हम सी से चलेंगे तो देखो हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। धारा कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ। यानी अगर हम रेजिस्टेंस के इक्वल टू में जाते हैं तो धारा की दिशा के क्या कर रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं। सिंपल सा है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम रेजिस्टेंस में धारा की दिशा के सामने जा रहे हैं कि धारा की दिशा के साथ जा रहे हैं, तो निशान प्लस का आएगा कि माइनस का, ये भी मैंने करवाया हुआ है, एक बार आप फिर देखना। यानी रेजिस्टर पर वोल्टेज ड्रॉप होती है, निशान इसमें कैसा होगा और यहाँ कैसा होगा, ये दोनों आपको थोड़े से ध्यान रखने पड़ते हैं ना। आज वैसे थोड़ा सा एक्सटर्नल साउंड भी है, वैसे तो पढ़ी लिखी कॉलोनी है पर ज़्यादा पढ़ा लिखा वाला गुण है नहीं। देखो यहाँ से चलते हैं, सी पॉइंट से आप लगे और इस पूरी ब्रांच में करंट कितनी है, 1 एम्पियर। इस 5 ओम वाले रेजिस्टेंस पर अगर मैं ड्रॉप की बात करूं तो -5 वोल्ट हुआ कि नहीं अपने हिसाब से, क्योंकि धारा ऊपर से आ रही है, हम इस तरफ से जा रहे हैं, दिशा विपरीत हो गई, निशान बदलना पड़ेगा। 5 ओम रेजिस्टेंस है, 1 एम्पियर धारा चल रही है, 5 वोल्ट हो गया। यहाँ से चल रही है, ये सोर्स है और देखो इसी तरफ से हम जा रहे हैं और प्लस का निशान पहले आ गया, प्लस के 10 वोल्ट हो जाएंगे। फिर देखो हम ऊपर से आ रहे हैं और इसमें देखो धारा चल रही है नीचे से, यानी फिर निशान विपरीत हो गया। रेजिस्टेंस है, वोल्टेज ड्रॉप होगा। 5 ओम का रेजिस्टेंस है और इस ब्रांच में से जो करंट चल रही है वो 2 एम्पियर है। ये देखो आपने निकाली यहाँ पर, यानी यहाँ -10 वोल्ट है, ड्रॉप हो रहे हैं ना, -10 वोल्ट है। अब इस पूरी समीकरण का ओवरऑल आप रेशियो देखो, प्लस के 10 वोल्ट माइनस के 10 वोल्ट कट गया, उत्तर कितना है, -5 वोल्ट। यानी सी और ई रेफरेंस पॉइंट पर जो हमारा आंसर है वो कितना है, -5 वोल्ट है। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? ये बिल्कुल स्पष्ट आए हुए क्वेश्चन है सभी के सभी, इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़ लो और अच्छे से नोट कर लो। अगले सवाल की तरफ चलें। -5 वोल्ट ऑप्शन में है, -5 वोल्ट दिया हुआ भी है, ठीक है। चलो बाकी अगले सवाल तो ज़्यादा बड़े नहीं हैं,
तो साथ साथ ही लिख लेते हैं और साथ साथ ही हल करवा देते हैं। छोटा क्वेश्चन है, कर भी दोगे। जनरेटर के ईएमएफ समीकरण वाला है, 4 पोल है, लेप बाउंड है और फ्लक्स 0.05 वेबर है। प्राइम मूवर से जो स्पीड है वो 500 आरपीएम है और चालकों की जो संख्या है वो टोटल दे रखा है, 400 चालक है। ईएमएफ की गणना करनी है। बताइए, सवाल कर दोगे? शायद किसी को कोई समस्या हो और मुझे नहीं लगता कि ये सवाल करवाने की ज़रूरत है। क्या फाई जेड एन पी 60 ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पी और ए को तो छोड़ ही दो क्योंकि लेप बाउंड है, इसलिए ये आप कैलकुलेशन में अगर ना भी डालें तो भी काम चल जाएगा। तो फाई जेड एन 60 से हल कर लो। फाई देखो स्पष्ट दिया हुआ है 0.05, जेड चालकों की संख्या है 400, स्पीड देखो 500 आरपीएम सीधे सीधे दिया हुआ है, 60 का इसमें भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा। यही आ रहा है ना, कैलकुलेशन करके उत्तर मिलान कर लेना। जो आंसर दिया हुआ था वो 166.67 वोल्ट दिया हुआ है। कमेंट करके बता देना इतना ही उत्तर आ रहा है क्या। और कुछ तो जोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिली वेबर या ऐसा कुछ दिया नहीं। इसमें और क्या बड़ा सवाल दे सकता है वो मैं आपको बताऊं। एक तो यहाँ पर चेंजेस ला देता है, तो चेंजेस क्या देगा, यहाँ वो वेबर की जगह मिली वेबर लिख देता है, उसको कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर कई बार क्या टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर हमें देता नहीं है, हमें निकालना पड़ता है। अपने को बोल देता है कि कुल इतने स्लॉट है और प्रत्येक स्लॉट में इतने इतने चालक है, तो बताओ टोटल ईएमएफ जो है वो कितना आएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए ना। इसको तो क्रॉस मैच करवा लेना, थोड़ा कैलकुलेशन आसान है, मैच हो जाएगी। उसके बाद में देखो छठा सवाल है, 5वां सवाल, इसकी भी कैलकुलेशन इजी है। 220 वोल्ट डीसी मोटर है, ठीक है। कौन सी मोटर है ये अभी नहीं बताया। आर्मेचर प्रतिरोध 0.75 ओम है। निश्चित भार पर लोड में से 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी आर्मेचर धारा लेता है, एक ही बात होगी। और यदि ब्रूस ड्रॉप को नगण्य मान लिया जाए तो प्रेरित ईएमएफ की गणना करो। देखो ये लोड करंट नहीं, आर्मेचर करंट है, क्योंकि क्या कह रहे हैं सुनना, एक निश्चित लोड पर संचालित होने पर 20 एम्पियर की धारा आर्मेचर कर्षित करता है, यानी आर्मेचर लेता है। ठीक है, तो ईएमएफ कैलकुलेट करना है। देखो मोटर के मामले में अगर आपको ईएमएफ निकालना है ना, तो टर्मिनल वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कर दो। जो बाहर आपने दी उसमें से आर्मेचर की ड्रॉप घटा दो, बची हुई वोल्टेज सारी की सारी कहाँ होगी, अंदर होगी। वोल्टेज हमने 220 वोल्ट दिया, दोनों मान बड़े स्पष्ट दिए हुए हैं, 20 एम्पियर की धारा और 0.75 का रेजिस्टेंस। 220 माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है, उत्तर आएगा 205 वोल्ट। ठीक है, साधारण सा क्वेश्चन है, इसमें भी शायद कर लेंगे सभी बच्चे, किसी को कोई समस्या होगी नहीं, है ना। सिंपल सा ही है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन तो इसमें भी नहीं दी। अगला सवाल देखो भाई, ट्रांसफार्मर का है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और 3000 वोल्ट को 220 में स्टेप डाउन करता है। क्रॉस सेक्शन एरिया 400 वर्ग सेंटीमीटर है और फ्लक्स घनत्व 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर है। प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या की गणना करें। N1 पूछा है, ये थोड़ा लंबा सवाल है, ये जल्दी सी समझ में नहीं आता है। लैंग्वेज बोलता हूँ पूरी सुनिएगा, क्या कह रहे हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित है, 3000 वोल्ट को 220 वोल्ट में स्टेप डाउन करता है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर तथा फ्लक्स घनत्व 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर है। प्राइमरी वाइंडिंग में वर्तनों की संख्या ज्ञात करें। वर्तन बोलें तो टर्न की संख्या आपको कैलकुलेट करनी है। रख लीजिए कैलकुलेशन के लिए मोबाइल पास में, थोड़ा सा मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो हम सवाल यहाँ से निकाल सकते हैं। ट्रांसफार्मर की समीकरण होती है 4.445 FN। E1 हमें दिया हुआ है तो यहाँ N1 आप रख सकते हो और कैलकुलेशन करो, उत्तर आ जाएगा।
E1 का मान देखो 3000 वोल्टेज दिया हुआ है, 4.44 करेंगे, फाई दिया हुआ नहीं है। फाई बराबर होता है B इंटू ए, फाई बराबर क्या होता है B है। और एक समस्या हो रहा है, हाँ देख लिया आपने, B और A के जो यूनिट है ना वो सेम नहीं है, ये वेबर प्रति वर्ग मीटर में और वो वर्ग सेंटीमीटर में। तो कन्वर्ट करने का तरीका बताता हूँ, देखो वो क्या कह रहे हैं। 1 वर्ग मीटर में फ्लक्स कितना है 1 वेबर, आप इसे वर्ग सेंटीमीटर में रखिए, इतने वर्ग सेंटीमीटर बराबर कितना है 1 वेबर, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो 100 इंटू 100 हो जाएगा। अब अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर का निकालना हो तो 1/10,000 करोगे, हमें कितने का निकालना है 400 का, यानी 400 में आपको 10,000 का भाग देना है। दे दीजिए, भाग कितना आएगा 0.04 आ रहा है फ्लक्स आपका। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, टर्न की संख्या कैलकुलेट करनी है ना। N1 ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, 3000 में इस पूरी कैलकुलेशन का भाग दे दो भाई, कैलकुलेशन कर लेना दोस्तों। मैंने केवल आपको तरीका बताया है। आंसर इन्होंने 338 दिया है, कितना दिया है 338 टर्न उत्तर दिया है। कैलकुलेशन करके मिलान करना और मुझे बताना इतना ही उत्तर आ रहा है क्या। देखो मेन तो मैं क्या मानता हूँ कि आपको हिंट मिलनी चाहिए, हमने किया कैसे क्वेश्चन उसका तरीका मिलना चाहिए, हल कैसे करेंगे कहाँ से करेंगे, है ना। तो ये इस पूरे क्वेश्चन को करने का तरीका था, जहाँ से आप टर्न निकाल सकते हैं, संख्याओं को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक संख्या इसने दी नहीं थी, उसको हल करके आपको करना था बस, और कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। मिलान करना, उत्तर इतना ही आ रहा है क्या, कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास पसंद आई है तो लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, दोस्तों को शेयर कर दो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड ज़रूर करना।